Hello everyone, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. In this channel, we'll cover the syllabus of class 11th chemistry in a very simple and systematic way with respect to CBSE and state boards. An entrance corner is also added with respect to JEE, NEET and other related entrance examinations. We'll also put focus on the questions based on higher order thinking skills, that is HOTS. Guys, before we proceed further, I suggest to you the three components. Number one is set your aim. First, set your aim. Second, accordingly choose the stream. Stream means medical or non-medical. And the third component, that is in order to achieve the goal set by you, is the requirement, minimum requirement. You must have with you, number one, NCERT textbook. Number two, reference book. Number three, magazine, that is monthly 2-day magazine. And number fourth, you must have with you periodic table. So, in order to learn the chemistry in a very simple and systematic way, stay tuned with me in my RD Chemistry channel. We'll be right back now. So, welcome back. Let us discuss 11th class chemistry. At present, there are 14 units in 11th class chemistry. We'll discuss all these 14 units one by one. Now, let us take the first unit in chemistry. First unit in chemistry is some basic concepts of chemistry. As you see, some basic concepts of chemistry, ये हमने बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट लेने हैं केमिस्ट्री के अंदर. अभी हम क्या लेने वाले हैं, हम लोग जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है उसी को यहाँ पे डिस्कस करना है और थोड़ा एडिशनल पैरामीटर के साथ जोड़ा जाएगा चीज को. तो इस यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें इन सारी चीजों को यहाँ पे कवर करना है. ये मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हैं, इनके अंदर बड़े सारे सब टॉपिक्स भी होंगे, वो भी लेंगे. तो क्या है, देखिए ध्यान से. फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, उसका डेली लाइफ में कहां कहां पे इंपॉर्टेंस रहता है. सेकंड, विल डिस्कस मैटर क्या चीज है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ेंगे. थर्ड, केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट्स को पढ़ाया जाएगा. फोर्थ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे. 5, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे. 6, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को पढ़ेंगे. 7th, मोल कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे. मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे. उसके अंदर मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, बड़ी सारी टर्म्स यहाँ पे आने वाली है, सभी को डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 8, विल डिस्कस एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नंबर 9, विल डिस्कस स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और इन सारे डिस्कशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ साथ हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर भी लेने वाले हैं. इन एडिशन टू दिस हमारे पास और भी बड़े सब टॉपिक्स हैं, जैसे एवोगैड्रोस लॉ है, बेर्जेलिस हाइपोथेसिस है. देयर आर अदर टॉपिक्स टू, वो भी लेने वाले हैं. तो लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस यूनिट का रहेगा केमिस्ट्री. व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले मैंने एक टर्म आपके लिए यहां पे सिलेक्ट की है, वो है यूनिवर्स. तो यूनिवर्स में
यूनिवर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर सारे जानते हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोसेस मास, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसका कुछ मास होगा उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे हम बात कर लें पेन, डस्टर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वाटर, ग्लिसरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, एयर, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सो मेनी एग्जांपल्स। आपको जो भी चीजें आपके आसपास दिख रही हैं वो सारी की सारी मैटर है। मैटर के ऊपर हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द स्टडी ऑफ मैटर इज टेकन अंडर द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज केमिस्ट्री। So what is chemistry? The branch of science which deals with the complete study of matter. Complete study of matter में क्या आएगा? मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और सारे ऐसे रिलेटेड पैरामीटर्स। तो कंप्लीट स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे मैटर की, और उसी को हम बोलते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर। दूसरी साइड चलता है एनर्जी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इन डिटेल इज नोन एज फिजिक्स, जो कि आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक कहां पे आ गया? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन छोटी क्लास में पढ़ी है, यहां पे भी दिखा दिया आपको। अब अगर मैं ये कहूं कि मैटर की कुछ एग्जांपल्स दे दो, तो ये आपके सामने एग्जांपल्स रखी है। इन एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा फोकस करें तो हमें दिख रहा है कि कुछ जो मैटर की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखी हैं वो सॉलिड्स हैं, जैसे पेन है, डस्टर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सॉलिड मैटर है। कुछ ऐसे भी है यहाँ पे जो मैंने लिक्विड फॉर्म में ली है, जैसे ऑयल है, वाटर है, ग्लिसरीन है, दे आर इन द लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे जो गैसियस फॉर्म में है, जैसे CO2, O2, एयर। तो ये हमारे पास मैटर की बड़ी सारी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हैं, और भी आप लिख सकते हैं काफी सारी। जितने जो भी आपको चीज दिख रही है वो सारी की सारी मैटर के अंदर ही आएगी। अब हमारा यहाँ पे ये बात है कि कुछ चीजें सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसियस फॉर्म में है। तो क्यों ना हम मैटर को क्लासीफाई कर लें, मैटर की क्लासिफिकेशन कर लें। हमें यहाँ पे ये भी दिखने को मिल रहा है कि कुछ चीजें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ चीजें प्योर है और कुछ चीजें मिक्सचर है। जैसे हम बात करें O2, इट इज ए प्योर गैस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये मिक्सचर है। साल्ट सोल्यूशन, ये भी मिक्सचर है, साल्ट और पानी को ऐड करिए साल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैटर को अच्छी तरह से समझ आपको आए तो हम क्या करेंगे, we'll discuss the classification of matter. Now let us discuss classification of matter. हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं उनको दो तरह से हमने क्लासिफाई करना है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 1 you have physical classification. Physical classification. और नंबर 2 है केमिकल क्लासिफिकेशन। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या फर्क रहता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब रहता है कि आपने चीजों को सिर्फ देखना है, उनको देखना है, उनके ऊपर कोई केमिकल टेस्ट या रिएक्शन वगैरह नहीं करवानी है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स and gases. According to physical classification, matters are of 3 types: solids, liquids and gases. Whereas according to chemical classification, matters are classified into 2 types, that is pure substance and the second is mixture.
हम 1 बाय 1 करके हर चीज लेने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पूरा। प्योर सब्सटेंस को भी आगे कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट्स और दूसरी साइड आ जाएगा कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स and metallites, or you can write semi metals. Whereas compounds are further classified into two types. Number 1, you have organic compounds. Number 2, you have inorganic compounds. हर चीज को 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर, हर चीज को 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं। नेक्स्ट यू हैव मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस एंड heterogeneous. 2 types of mixtures are there, homogeneous and heterogeneous. So see, this is the classification chart. ये चार्ट एक बन चुका है। अब हम हर चीज को 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं। मैटर मैंने पहले बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती है। इसको पूरा कवर करने के बाद हम आएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, और उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, कौन सा टेस्ट है जिससे पता करेंगे कि सब्सटेंस दिया हुआ प्योर है या मिक्सचर है। फिर मिक्सचर को पढ़ेंगे। प्योर के अंदर हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के अंदर हम इन तीनों कैटेगरीज को पढ़ेंगे, और कंपाउंड के अंदर भी हम दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में। नाउ लेट अस टेक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं उनको आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो बड़ी सारी एग्जांपल हैं सॉलिड्स की, आप सारे जानते हैं। लिक्विड्स की बड़ी सारी एग्जांपल हैं, गैसेस की भी बड़ी सारी एग्जांपल हैं। तो सॉलिड्स, हम किस सब्सटेंस को हमने सॉलिड कहना है, कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है। जैसे मेरे पास एक पेन है तो ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। मान लो इसने मेल्ट करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, 200 डिग्री सेल्सियस पे। रूम टेम्परेचर कितना है? 30, तो 30 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस बहुत फर्क है टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बहुत कम है, इसको जो मेल्ट करने को हीट चाहिए वो बड़ी ज्यादा है, वो है नहीं रूम के अंदर। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होगा उसे कहेंगे सॉलिड। और दूसरी साइड चले लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जो रूम से या सराउंडिंग से हीट लेके लिक्विड बना हुआ है, वो क्या है? लिक्विड। दैट इज ए सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर। जैसे हम पानी की बात करें तो आइस बनती है 0 डिग्री पे। रूम, जैसे आइस को हम रूम या रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे, सराउंडिंग में रखेंगे, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है 25, 30 या 40 है मान लो, तो वो जो हीट है सराउंडिंग की वो कंपैरेटिवली आइस के मेल्टिंग पॉइंट से काफी हाई है, तो वो आइस को मेल्ट कर देगी, वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो एनी सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर इज नोन एज लिक्विड सब्सटेंस। और तीसरी साइड हम चलें गैसेस, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, वो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में जा चुकी है, गैसियस फॉर्म में जा चुकी है CO2, तो मतलब बॉयल कर गई है वो। तो मतलब लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का लेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट और गैस का लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है
तो रूम के अंदर वो मतलब सराउंडिंग में वो गैसियस फॉर्म में चली गई है, तो उसको हम बोलते हैं गैस। जैसे CO2, NO2, O2, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ गैसेस। तो सॉलिड में जैसे पेन है, डस्टर है, वुड है, बुक है, जितनी भी चीजें आपके आसपास देख लो सॉलिड कौन कौन सी है। लिक्विड्स में बड़ी सारी एग्जांपल है, जैसे ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, ग्लिसरीन है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस। एंड गैसेस में मैंने बड़ी सारी एग्जांपल बताई, एयर है, CO2 है, O2 है, सो मेनी गैसेस आर देयर। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनकी शेप फिक्स है। जैसे मेरे पास अगर ये पेन है तो इसकी शेप फिक्स है, इसका जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो फिक्स रहेगा। वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम मतलब जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है वो फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि पेन बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे मेरे पास अगर 1 लीटर का बॉटल है मान लो, तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा, 1 लीटर उसके अंदर ऑयल आएगा, 1 ही लीटर उसके अंदर आपका कोई दूसरा लिक्विड कंपोनेंट आएगा, तो वॉल्यूम फिक्स होगा। लेकिन शेप फिक्स नहीं है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। कारण लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पानी को बोतल में रखूंगा तो पानी बोतल की शेप ले लेगा, अगर मैं पानी को टंकी में रखूंगा तो वो टंकी की शेप ले लेगा, बकेट में रखूंगा तो बकेट की शेप ले लेगा। सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें तो गैस दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। शेप भी कोई है नहीं। जैसे अगर हवा है तो हवा एक गैस है, जैसे CO2 एक गैस है, O2 गैस है, हमारे आसपास है, कोई शेप नहीं है। और उसका वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने CO2 गैस भरी हुई है। अब अगर उस सिलेंडर के नॉब को, ढक्कन को मैं खोलूंगा तो क्या होगा, उसमें से CO2 बाहर आएगी। कहां जाएगी, पूरे सराउंडिंग में फैलना शुरू हो जाएगी। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम वो फिक्स तो है नहीं। वो ऐसा तो है नहीं कि जो CO2 होगी, जो O2 होगी वो इसी रूम में होगी, वो आगे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पूरे यूनिवर्स में फैल सकती है। तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। They neither have definite shape nor definite volume. नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं ले लूं गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल होंगे गोल्ड के एटम्स। अगर मैं पानी ले लूं तो पानी के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स। अगर मैं CO2 गैस ले लूं तो CO2 गैस के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल होंगे CO2 के मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपस में वो अट्रैक्टेड हो सकते हैं, थोड़े दूर दूर हो सकते हैं, बड़ी ज्यादा दूर दूर भी हो सकते हैं। डिपेंडिंगली हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो एक गोल्ड की शीट है तो उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये बड़े सारे एटम्स है, और भी नीचे भी शीट बन सकती है। तो इन एटम्स के अंदर जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्वाइट हाई है, इसलिए एटम्स पास पास आए, पार्टिकल पास पास आए, सब्सटेंस सॉलिडिफाई है। लिक्विड की बात करें तो इनमें जो इंटरमीडिएट सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इन पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड से थोड़ी कम है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर है, तो इसलिए वो लिक्विफाइड हुआ है। अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब पार्टिकल के अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी कम है। जैसे ये एक O2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा O2 है, तीसरा, काफी दूर दूर है, तो इसलिए गैस फैल जाती है, सब वो एक्सपैंड करती है, पूरे यूनिवर्स में चली जाती है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा रहता है उनका, जो कि लिक्विड या फिर गैसेस के अंदर ये पॉइंट कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना है, छोटा करना है। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है ही नहीं, बड़ी कम स्पेस है, नेग्लिजिबल स्पेस है, कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे पेन है, इसको मैं प्रेशर लगा के या टेम्परेचर लो करके हाई प्रेशर लगा के इसको मैं छोटा पेन नहीं बना सकता, इसका साइज मैं छोटा नहीं कर सकता,
क्योंकि अंदर जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है, उनके अंदर स्पेस ही नहीं है। लिक्विड की बात करें तो थोड़ी बहुत स्पेस रहती है, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट दे आर आल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। लेकिन गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल काफी दूर दूर रहते हैं, बीच में स्पेस बड़ी ज्यादा है। जैसे आप हाई प्रेशर लगाएंगे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और गैस कंप्रेस हो जाएगी। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस लिक्विफाई भी हो सकती है। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, वो हाई प्रेशर पे उसको क्या किया गया है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया गया है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब एक क्वेश्चन यहां पे हमारा बनता है, क्या क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ वेपर। गैस और वेपर में क्या फर्क होता है। इसको आसान तरीके से हम सीखेंगे। बड़े सारे लोगों को पहले पता होगा कि गैस और वेपर में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, द सबस्टेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे पानी है तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है, उसको हीट करेंगे तो उसके बनेंगे वेपर्स। इट मीन्स द गैसियस स्टेट ऑफ द सबस्टेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रिप्रेजेंट द वेपर। तो वेपर क्या हुआ, मतलब गैसियस स्टेट ही है वो किस सबस्टेंस की, जिस सबस्टेंस को आपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड लिया हुआ है। लेकिन अगर कोई सबस्टेंस रूम टेम्परेचर पे गैस है तो उसको हम वेपर का नाम नहीं देंगे। मतलब जैसे O2 ऑक्सीजन गैस, तो वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, तो उसको हम वेपर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। जैसे पानी है रूम टेम्परेचर पे वो क्या है, लिक्विड है, तो उसको हीट करेंगे तो उसके बनेंगे वेपर। तो वेपर पानी के हम वेपर बोलेंगे, ना कि पानी के हम गैस बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम ले लें, मान लो कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो उसके वेपर बनेंगे, तो अमोनिया वेपर। केवल हम जनरली बोल देते हैं अमोनिया गैस, लेकिन अमोनिया के वेपर बोलने चाहिए। ऐसे ही कोई भी सबस्टेंस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसको जब हम हीट करेंगे उसके बनेंगे वेपर। तो वेपर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड द गैस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी सेकंड हमारे पास देखो, हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड, गैस था ना जी, हमने डिटेल्ड में अभी फर्दर पढ़ना है। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट 11th में यूनिट नंबर 5th में डिटेल में पढ़ना है आपने। और सॉलिड स्टेट आपको 12th का फर्स्ट यूनिट ही वही है, उसको पूरा वहां पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है, इट इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के अंदर क्या क्या चीज है उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जितने भी मैटर है, जितने भी सबस्टेंसेस हैं, वो दो तरह के हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, एक प्योर और एक मिक्सचर। आप पिछला टेबल देखें जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उस टेबल में लिखा था हमने पूरा प्योर एंड मिक्सचर। हम फर्स्ट लेंगे यहाँ पे प्योर सबस्टेंसेस। प्योर सबस्टेंसेस, तो प्योर सबस्टेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस जो सिंगल होते हैं, सिंगल सबस्टेंस, उसमें कोई दूसरा इंप्योरिटी या दूसरा कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा, अकेला होगा वो, और ना ही आप उस सबस्टेंस को किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड। तो आसान वर्ड में देखें तो प्योर सबस्टेंस मींस सिंगल सबस्टेंस, उसको प्योर। और आसान तरीका क्या है, देखो अगर मैं आपको दो सबस्टेंसेस दे दूं, एक प्योर है और एक मिक्सचर है, तो आपने पता करना है कि कौन सा प्योर है और कौन सा मिक्सचर है। बड़ा आसान है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड एक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड रहता है, जो छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। NaCl का मेल्ट करने का जो इसका पॉइंट है वो 801 डिग्री पे जो मेल्ट करता है।
अब मान लो मेरे पास दो सैंपल है, एक में NaCl प्योर है, दूसरा एक में इम्प्योर है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्योर और कौन सा इम्प्योर? हम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट पता करेंगे। जिस सैंपल में मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री आएगा वो प्योर NaCl है, और जिसमें 801 को छोड़ के कोई और वैल्यू आएगी, जैसे 810 आ गई, 820 आ गई, तो वो इम्प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटी भी मिक्स होगी। So purity of a substance can be checked either by finding its melting point or boiling point। और melting point और boiling point पहले आपको उस substance का पता होना चाहिए। रेफरेंस बुक से melting point आप ले सकते हैं, जैसे NaCl का melting point 801 डिग्री है, प्योर NaCl का भी 801 डिग्री होगा। अगर वो इम्प्योर होगा तो उसका 801 डिग्री नहीं होगा। तो which is a parameter used to find out the purity of a substance, melting point और boiling point। अब प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के थे, एक था एलिमेंट और एक था कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड बी था कंपाउंड्स। हम इन दोनों को 1 by 1 करके लेने वाले हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को। तो चलिए पहले हम लेते हैं कि व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली आपको बता दें, एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स आर, पहला पॉइंट इसका यही आएगा, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। दे आर प्योर सब्सटेंसेस which are made up of same kind of atoms। Pure substances, they are made up of same kind of atoms। Same kind of atoms। जैसे अगर हम बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, जो किसका बना हुआ है? कार्बन के एटम्स का। इसमें बड़े सारे कार्बन के एटम इकट्ठे करके एलिमेंट बना हुआ है। ऐसे ही अगर हम ले लें सल्फर, तो सल्फर भी एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, इसमें एक जैसे एटम है सारे। देन आप सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, बड़े सारे एलिमेंट्स हमारे पास आज की डेट में प्रेजेंट है। तो एलिमेंट क्या हुआ? एक प्योर सब्सटेंस हुआ और उसके अंदर एटम्स हुए, और एटम सारे एक जैसे होते हैं। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पास जब हम पहुंचेंगे, क्वेश्चन जब हम स्टडी करेंगे, तो वहां पे देखेंगे थोड़ी सी इस डेफिनेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये डाल्टन ने भी यही कहा था, लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसमें ऐसी डेफिनेशन एलिमेंट की थोड़ी अलग तरीके से बताई गई है, वो पढ़ेंगे आगे हम। तो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस एक जैसे एटम का बनता है। जैसे सोडियम है, सोडियम एलिमेंट किसका बना है? सोडियम के एटम्स का बना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास इसमें एग्जांपल होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट्स हैं आज की डेट में पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स हैं। थोड़ी देर में पीरियोडिक टेबल को भी देख लेते हैं। तो उसके आगे अगर हम चलें, तो जिसमें हमारे पास 92 एलिमेंट्स हमें दे आर फाउंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। और रेस्ट जो है, जितने जो पीछे बचे रेस्ट, दे आर टू बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैब बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेस्ट दे आर मेड इन लैब, दे आर लैब मेड एलिमेंट्स, और आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को चला के बनाते हैं वहां पे। और ये हो गया 118 एलिमेंट्स की बात। नेक्स्ट है, इन 118 एलिमेंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट से जिनकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, 46.6% इसकी जो अर्थ क्रस्ट में हमें अबंडेंस मिलती है। देन आपके पास है सिलिकॉन, दैट इज 27.7%। देन यू हैव एल्यूमिनियम 8.3%। So which is the most abundant element in the periodic table? That is oxygen, 46.6% इसकी abundance आपको मिल जाएगी periodic table के अंदर। नेक्स्ट हम लेने वाले इन एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो इन एलिमेंट्स को हमने तीन तरह, these elements are of 3 types। कौन से 3 टाइप्स हैं इनके? मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं,
और कुछ मेटेलाइट्स हैं। इसके पहले कि आगे हम चलें तो थोड़ा पीरियोडिक टेबल को हम देख लेते हैं कि कैसे इनकी डिस्कशन हम करेंगे। तो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको भी कहा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल, छोटा सा पीरियोडिक टेबल, पॉकेट पीरियोडिक टेबल मिलता है, वो अपने पास जरूर रखें केमिस्ट्री को अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो बच्चे देखिए, ये हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, और जहाँ पे हम चलेंगे सारे एलिमेंट्स की डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 1 8। 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट हमारे पास हैं। 92 हमें अर्थ क्रस्ट से मिले हैं, बाकी हमने सारे लैब में रिएक्शन से बनाए हुए हैं। इन एलिमेंट्स को अभी हमने डिवाइड किया गया, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइट्स हैं। तो अब देखें तो मेटल, ये सारे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से नॉन मेटल, ये लिथियम, बेरिलियम, ये सारे मेटल है। मेटल का जो नंबर है वो बड़ा ज्यादा है। अबाउट 65% जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है मेटल्स। नॉन मेटल का नंबर थोड़ा कम है। अगर हम थोड़ा एंड में चले जाएं, जैसे हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरान, ये हैलोजेंस हैं, ये नोबल गैसेज हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नो डाउट नॉन मेटल्स आर वेरी लेस इन नंबर, मेटल का नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इनको अभी कैटेगराइज करके रखना है, देखना है कि ये सारे मेटल्स हैं। अब देख रहे हैं मेटल किसको हम मेटल कहेंगे और किस एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहेंगे और किसको हम सेमी मेटल या मेटलाइट का नाम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम व्हाट आर मेटल्स। एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया हमने। नेक्स्ट एलिमेंट हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 कैटेगरी में एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट। एलिमेंट्स के अंदर हमने ले लिया पहले, एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो चलिए पहले देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल ऐसे एलिमेंट, the elements which have the tendency to release electron, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। बड़ी डिटेल में आगे पढ़ना है, कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, कौन से एलिमेंट गेन करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्टेट, ड्यूप्लेट सिस्टम रहता है, बड़ी सारी डिटेल्ड है, वो पढ़ना आगे। अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, रिलीज करने के बाद वो स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस बन जाएंगे। अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दे तो उसके आगे देखें, पहला पॉइंट देखा आपने। सेकंड देखो, मेटल्स आर जनरली दे आर हार्ड, मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। छोटी क्लास में पढ़े हैं ये सारी टर्म्स आपने। हार्ड है, मैलिएबल सारे जानते हैं कि जिनकी शीट बनती है। शीट आपने देखी होगी, आयरन की शीट भी देखी है, कॉपर की शीट भी आप देख सकते हैं। डक्टाइल जिसकी वायर बनती है, मैलिएबल मतलब जिसकी क्या बने, शीट बने, और डक्टाइल मतलब जिसकी क्या बन जाए, वायर बन जाए। वायर देखो आपने, कॉपर की वायर देखी होगी, एल्यूमिनियम की वायर देखी होगी, सिल्वर की वायर देखी होगी। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल करंट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन होती है, वो एल्यूमिनियम वायर से होती है। जो पोल्स पे वायर लगी है ना घर में, जो करंट लेके आती है, वो है एल्यूमिनियम वायर। तो यू कैन कन्वर्ट metals into sheet, you can convert them into wire. तो प्रॉपर्टी बनेगी malleability and ductility, the ductile nature. तो they have high melting point, metal का melting point high है, high melting point, and boiling point भी काफी high है। They are sonorous, sonorous सारे जानते हैं, which produce sound when you hit them with hard object, they produce sound. जैसे बेल स्कूल में घंटी लगी होती है, उसको अगर हम स्ट्राइक करें पत्थर से तो उससे आवाज आती है, साउंड आती है, दे आर सोनोरस। तो बड़े सारे मेटल जनरली दे शाइन भी करते हैं मेटल बड़े सारे। अब अगर बात करें तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक मेटल है, Hg सिंबल है उसका, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। मेटल्स आर सॉलिड्स, मरकरी को छोड़ के बाकी मेटल सॉलिड हैं। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। और अगर देखें तो मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे कंडक्टर हैं, अच्छी करंट पास होती है इनमें, हीट भी पास होती है। जैसे आयरन की रॉड को आप एक एंड से अगर हीट करो तो हीट दूसरे एंड में भी ट्रांसफर हो जाएगी।
इलेक्ट्रिकल करंट तो पास होती है मेटल में, दे आर वेरी गुड कंडक्टर। तो दीज आर दी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और मेटल की बात करें तो अबाउट 65% एलिमेंट, 65% एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स, वो मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल आप देख लें, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। बीच में जो एलिमेंट है डी ब्लॉक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। नीचे जो रखा हुआ है एक हमारे पास एफ ब्लॉक का जो सिस्टम, वो भी पूरा का पूरा हमारा मेटल के अंदर आता है। और अगला पोर्शन उसमें कुछ मेटल्स, तो मेटल का नंबर बड़ा ज्यादा है कंपेयर टू नॉन मेटल्स। और अगर इसमें हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल लिख लें तो हमारे पास लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। 65% है तो कितने लिखने जहाँ पे, है ना। तो आप आयरन लिख लो, कॉपर लिख लो, सिल्वर लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, निकल लिख लो, जिंक लिख लो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। कैल्शियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ हमने जहाँ पे स्टडी किया अबाउट दी मेटल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के अपोजिट होती हैं। अपोजिट मींस कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपोजिट है। तो नंबर फर्स्ट देख लें, पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी थी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ना ही ये मैलिएबल होते हैं, ना ही इनकी शीट बनती है, और ना ही इनकी वायर बनती है। तो ये प्रॉपर्टी भी मेटल के अपोजिट होगी। नेक्स्ट है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास नहीं होती। और एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसकी बनेगी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट यहाँ पे एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक बड़ा अच्छा कंडक्टर माना जाता है और है भी नॉन मेटल। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है दे आर नॉट, दे डू नॉट पोसेस लस्टर, डू नॉट पोसेस लस्टर मतलब ये शाइन भी नहीं करते हैं लाइक मेटल। जैसे मेटल थे वो शाइन करते थे, उनकी लस्टर प्रॉपर्टी को वो पोसेस करते थे, तो दे डू नॉट पोसेस लस्टर। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन बनेगी आयोडीन। तो आयोडीन एक टिपिकल नॉन मेटल है जो लस्टर पोसेस करता है, मेटल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है आयोडीन की भी। बड़ी सारी प्रॉपर्टी आयोडीन की जो मेटल से मैच करती है, जैसे लस्टर है, साइज भी काफी बड़ा है, और भी सारी बड़ी सारी प्रॉपर्टी जो मेटल से मैच करती है इसकी। लेकिन इसको रखा कहाँ रखा गया, नॉन मेटल के साथ। नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। दे आर फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ, एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें तो कार्बन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल हैं। दोनों की जो फेज है आपको मिल जाएगी, सॉलिड फेज रहती है इनकी। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, लिक्विड। और नोबल गैसेस जितनी भी हैं, नोबल गैसेस को छोड़ के हमारे पास कुछ हैलोजन्स भी हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन है, ये भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए नॉन मेटल जो है उनकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने मेटल के बारे में पढ़ा था तो वो थे जनरली सॉलिड। एक मेटल था जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, वो था मरकरी। आपको पहले थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉन मेटल की, आप देखो ध्यान से, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेटल के अपोजिट बन रही है। फिर हम आते हैं थर्ड टाइप पे, व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है मेटलॉइड्स, सेमी मेटल, या फिर एक नाम और इसका दे दीजिए सेमी मेटल्स, या फिर इसका नाम दीजिए मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के साथ, मतलब
These are defined as those elements which possess the properties of both metals and non-metals. इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स की भी, मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को ये पोसेस करने वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल अगर ले लें तो हमारे पास है बड़ी सारी एग्जाम्पल है, जैसे सेलेनियम है, टेलुरियम है, एर्सेनिक है, देन यू हैव एंटीमनी Sb। Sb मींस एंटीमनी, स्टीबीन भी बोलते हैं, स्टीबीन से इसका सिंबल Sb लिया हुआ है। तो ये कुछ हमने क्या लिए? सेमी मेटल लिए। कौन से एलिमेंट होते हैं ये? जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी है। जैसे मान लो हम बात करें सेलेनियम की, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल मेरे पास है, आपने भी पीरियोडिक टेबल एक ले लेना है अपने साथ, पॉकेट पीरियोडिक टेबल लेना है, बड़ा सिंपल छोटा सा रहता है, उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल आ गया। इसमें देखो शुरू में जो हमने लेफ्ट में रखा है ये सारे मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये सारे के सारे डी ब्लॉक, इनको डी ब्लॉक कहते हैं, आगे पढ़ना आपने। ये सारे हमारे कौन से हुए? मेटल्स। नीचे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी मेटल्स हैं। लास्ट वाले पी ब्लॉक है, जो हमने पढ़ना अभी, एसपीडी क्या होते हैं, जो पढ़ने अभी आगे। तो हमारे पास इसमें जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, थैलियम है, लेड है, ये भी मेटल्स हैं। तो मेटल्स देखो लेफ्ट में भी आ गए, बीच में भी आ गए, नीचे भी आ गए, यहाँ पे भी मेटल्स हैं। तो मेटल का नंबर काफी हाई था, आपको बताया हुआ है। नॉन मेटल की बात करें तो ये लास्ट वाला जो ग्रुप देखो नोबल गैसेस का, ये सारे नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, तो नॉन मेटल भी हमने जहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स आपने देख लिए जहाँ पे। अब हमारी बात यहाँ पे आती है कि सेमी मेटल कौन से हैं, वो देखने जा रहे हैं। सेमी मेटल की बात कर लें तो हमारे पास जैसे ये देखिए एर्सेनिक, AS सिंबल है, एर्सेनिक ये नॉन सेमी मेटल है। स्टीबीन, एंटीमनी, ये भी सेमी मेटल है। सेलेनियम, ये भी सेमी मेटल है। टेलुरियम, ये भी सेमी मेटल है। और भी है बीच में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन से और सेमी मेटल पीरियोडिक टेबल में हैं। इसको छोड़ के हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। हर एक ग्रुप की, हर एक पीरियड की हम स्टडी करने वाले हैं। वहां पे आपको और कंप्लीटली आपको हर चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हमने डिवाइड किए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हमने एलिमेंट्स तक सारा कवर कर लिया है। प्योर सब्सटेंस की जो सेकंड टाइप है कंपाउंड्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टिल देन आप बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पे देखते रहें वीडियोस को अच्छी तरह से। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके।